आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजिकल गेट। जितने भी एबनॉर्मल गेट होते हैं उनकी जो पैटर्न होती है और क्या रीज़न होता है वो देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फुट डिफॉर्मिटी के बारे में डिटेल में देखा था। अब पैथोलॉजिकल गेट देखते हैं। फर्स्ट है सिजरियन गेट। सिजरियन गेट यानी इसका नाम कैसे पड़ा, जो कैंची होती है, कैंची सीजर जो होता है वो कैसे होता है, क्रॉस होता है। सेम वैसे ही इसका जो गेट पैटर्न है वो वैसे ही है, इसलिए इसे क्रॉस्ड लेग गेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली जो अडक्टर मसल जो होते हैं इनर थाई में अडक्टर मसल जो होते हैं वो टाइट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, दोनों नी को इस तरह आपस में जॉइंट रखेगा, खींच के रखेगा। ओके, इस थाई को अंदर की ओर रोटेट रखता है हिप को अडक्टर टाइटनेस की वजह से। तो इसमें कैसा होगा, ये परमानेंट इस तरह से वॉकिंग आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से लेग होगा और इस तरह से ये पेशेंट वॉक करता है। द लेग्स आर क्रॉसिंग ईच अदर वाइल वॉकिंग ड्यू टू द अडक्टर टाइटनेस। अडक्टर मसल टाइट होता है, इसलिए इस तरह क्रॉस लेग गेट देखने को मिलता है। ओके, जिसे सिजरियन गेट भी कहते हैं। The knee might may be flexed in the spastic diplegia is called as couch gait। इसको दूसरा क्या, काउच गेट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, नी फ्लेक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब ये बेबी की पोजीशन देखो पैरों की, इस तरह से नी फ्लेक्स्ड है और दोनों ही इस तरह आपस में जॉइंट है ना। इसकी वजह से ये देखो, इसकी वजह से बेबी इस तरह से वॉक करेगा। पहले ये पैर रखेगा, फिर बाद में ये पैर रखेगा। इस तरह से दोनों मतलब नी अलग नहीं होंगे, जॉइंट ही रहेंगे, तो इसे काउच गेट भी कहा जाता है। और ये मेनली सेरेब्रल पाल्सी जो पेशेंट होते हैं बच्चे, सीपी पेशेंट, उसमें देखने को ज़्यादातर मिलता है। दूसरा है टेंडरबर्ग्स गेट। टेंडरबर्ग गेट में क्या होगा, अडक्टर, इसमें कौन सा मसल आएगा, अबडक्टर। उसमें भी हिप अडक्टर मसल थे, ठीक है, और ये कौन सा है, हिप अबडक्टर मसल। ओके, इसमें देखो हिप अडक्टर की जो टाइटनेस थी वो मसल थे, और इसमें आएंगे टेंडरबर्ग गेट में हिप अबडक्टर। ये मसल जो होगा एक साइड का वीक हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके अपोजिट साइड का पेल्विक ड्रॉप होता है। ठीक है, ये जो हिप अबडक्टर मसल है वो वीक होगा। ठीक है, देखो नॉर्मल इस तरह से होगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये हिप अबडक्टर मसल इस साइड का है। अगर ये वाला इसने पैर नीचे रखा और ये वाला दूसरा उठाया, अगर पैर नीचे ग्राउंड फ्लोर के साथ हो तो उसे स्टांस फेस कहते हैं। ठीक है, स्टांस लेग किसे कहेंगे, जो पैर फ्लोर के साथ ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और स्विंग फेस किसे कहेंगे, जो हवा में हो, पैर उठा उसे स्विंग कहते हैं। तो ये जो स्विंग फेस है इसमें पेल्विक ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल गेट है। अब देखो टेंडरबर्ग साइन किसे कहेंगे, जिसमें जैसे कि इसने ये पैर उठाया तो इस साइड का पेल्विक ड्रॉप हुआ। ठीक है ना, इस साइड पेल्विक ड्रॉप हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि इस साइड का ये हिप अबडक्टर मसल उसका वीक है, इसलिए ये इसको नॉर्मल पोजीशन में नहीं रख पाया। जैसे कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल था, इसलिए इसने नॉर्मल पोजीशन में रखा लेग को, और इसमें क्या हुआ, पेल्विक ड्रॉप हो गया इस साइड, क्योंकि वो मसल वीक है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। देखो, ड्यूरिंग द स्विंग फेज ऑफ वन लोअर एक्सट्रीमिटी द अपोजिट साइड हिप अबडक्टर हेल्प टू प्रिवेंट द टिल्टिंग ऑफ पेल्विस ऑफ द स्विंग एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो नॉर्मल हिप अबडक्टर मसल होगा वो अपोजिट साइड के पेल्विक ड्रॉप को रोकेगा, उसे नॉर्मल पोजीशन में रखेगा। तो यहाँ पे ये अगर वीक हो गया हिप अबडक्टर मसल तो अपोजिट पेल्विक ड्रॉप होगा, उसे टेंडरबर्ग गेट कहा जाता है। क्लियर है इतना। देखो, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ राइट साइड ग्लूटियस मीडियस मसल ही हिप अबडक्टर मसल है मेन, इसलिए ग्लूटियस मीडियस कहा गया है। रिजल्ट इन पेल्विक ड्रॉप ओवर द लेफ्ट साइड वाइल गोइंग फॉर द स्विंग फेज। तो इसमें वही था कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, पेल्विक ड्रॉप हो रहा है। ये राइट साइड में ग्लूटियस मसल वीक है
ग्लूटियस मसल राइट साइड का वीक है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, पेल्विक ड्रॉप होगा। सो द पेशेंट वाइल वॉकिंग बेंड्स हिज ट्रंक टूवर्ड्स द पैरालाइज्ड साइड अपोजिट टू द ड्रॉपिंग गेट। देखो ऊपर फिगर में देखते हैं किस साइड वो अपना ट्रंक ले जाएगा, जिस साइड पेल्विक ड्रॉप हो रहा है उसके अपोजिट साइड। इस साइड ये पेल्विक ड्रॉप हो रहा है ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस साइड वो अपना ट्रंक बेंड करेगा। ठीक है, इसमें वही कहा है, द पेशेंट वाइल वॉकिंग बेंड्स हिज ट्रंक टुवर्ड्स द पैरालाइज्ड साइड। जिस साइड पैरालाइज्ड साइड है यानी राइट साइड पैरालाइज्ड है तो इस साइड पेल्विक ड्रॉप हो रहा है, ओके, राइट, और ये लेफ्ट है, ये मसल है और इस साइड पेल्विक ड्रॉप हो रहा है तो वो अपना ट्रंक बेंड किस तरफ करेगा, राइट साइड ट्रंक बेंड करेगा इस तरफ, उसको कंपनसेट करने के लिए। क्लियर है इतना? अब देखते हैं डक वॉकिंग गेट, जिसे वैडलिंग गेट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, हमने देखा ऊपर हिप अबडक्टर मसल जो वीक है वन साइड, अगर वही हिप अबडक्टर मसल अगर दोनों साइड वीक रहे, इस साइड भी वीक है इस साइड भी वीक है, तो कैसे पैटर्न देखने को मिलेगा, डक वॉकिंग गेट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जिसे वैडलिंग गेट भी कहते हैं। वैडलिंग गेट भी कहते हैं। When both the abductors of the hip paralyzed, the patient bends his trunk laterally towards the stance phase. स्टांस फेज का मतलब मैंने अभी बताया, स्टांस यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ जो पैर होता है उसे स्टांस फेज कहेंगे। तो इसमें ये वाला पैर ग्राउंड फ्लोर के साथ है तो ये स्टांस फेज हुआ, ओके, ये भी स्टांस फेज हुआ, और ये जो है ये पैर ऊपर उठाया उसे स्विंग फेज कहेंगे। तो ट्रंक कहाँ पे होगा, स्टांस फेस की साइड बेंड करेगा, जो पैर ज़मीन पे है उसकी साइड ट्रंक बेंड करेगा जब पेशेंट वॉक करता है। अब ये देख सकते हो पेंगुइन जो वॉक करते हैं, पेंगुइन किस तरह से चलते हैं, बर्फ़ में जो पेंगुइन चलते हैं वैसा ही सेम इसका गेट पैटर्न होता है। एक बार इस साइड ट्रंक देखो, एक बार इस साइड ट्रंक बेंड किया, फिर इस साइड बेंड किया, फिर इस साइड बेंड किया, इस तरह से वो डक वॉक की तरह चलता है, इसलिए इसे डक वॉकिंग गेट कहते हैं। डक जो चलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी वेन एवर द सेम साइड लोअर एक्सट्रीमिटी गोज फॉर स्विंग फेज। स्विंग फेज में क्या होगा, जब पैर उठाएगा तो ट्रंक अपोजिट साइड में स्टांस की ओर वो बेंड करेगा। टू प्रिवेंट द ओवर ड्रॉपिंग ऑफ द पेल्विस एंड टू क्लियर द फुट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस एडजस्टमेंट मेड बाय द पेशेंट। ठीक है, जो पेल्विक ड्रॉप हो रहा है, ओके, उसके अपोजिट साइड वो क्या कर रहा है, हमने ऊपर देखा वैसे ही कर रहा है, वो अपना ट्रंक को उस साइड बेंड कर रहा है, जिससे वो क्या होगा, एडजस्टमेंट हो। पेल्विक ड्रॉप हो रहा है, वो एडजस्टमेंट करने के लिए अपना वो ट्रंक बेंड कर देता है। बोथ साइड लर्चिंग ऑफ द ट्रंक हैपन्स वाइल वॉकिंग इज कॉल्ड डक वॉकिंग गेट और वैडलिंग गेट। ठीक है, दोनों साइड ट्रंक लर्च होता है, दोनों साइड बेंड होता है ट्रंक, उसे ही डक वॉकिंग गेट कहा जाता है। और इसमें दोनों साइड ट्रंक बेंड होगा, और हमने उसमें देखा टेंडरबर्ग गेट में एक ही साइड ट्रंक बेंड होता है। अब देखते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस गेट। ग्लूटियस मैक्सिमस गेट इज एन एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न दैट अकर्स व्हेन द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज वीक। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल वीक होगा तो आपको ये गेट देखने को मिलेगा, मसल से ही पता चलता है। ओके, ग्लूटियस मैक्सिमस का मेन वर्क क्या है, हिप एक्सटेंशन करना। ठीक है, हिप को एक्सटेंड करता है वो। इट्स ऑल्सो नॉन एज पोस्टीरियर लर्च गेट भी कहते हैं इसको, पोस्टीरियर लर्च गेट। द ग्लूटियस मैक्सिमस पैरालाइज द ट्रंक इज लर्च पोस्टीरियरली टू कॉज द पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड शिफ्टिंग द सीओजी टूवर्ड्स द स्टांस हिप। जो हिप जो ग्राउंड फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है पैर, ओके, उस साइड क्या होगा, उसका शिफ्ट होगा सीओजी, पूरा वेट जो अपना बॉडी का सीओजी होता है S2 वर्टिब्रा पे, वो सीओजी कहाँ पे शिफ्ट होगा, स्टांस वाले हिप पर। इसमें हमने पोस्टीरियर लर्च होगा, जो हमने देखो मैं फिगर में बताती हूँ, आपको आइडिया होगा। इसमें देख ले एक बार,
इसमें ये पैर आगे रखा ना, स्टांस फेस वाला ये पैर आगे रखा, तो इसमें इसका ट्रंक कहाँ जा रहा है, आगे आना चाहिए ना, ये ट्रंक यहाँ पे आना चाहिए, इसका ये बॉडी जो पीछे जा रही है वो यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसका यहाँ पे ना होकर ये पीछे की ओर लर्च होती है, पोस्टीरियर लर्च कहते हैं इसे, पीछे की ओर जाएगी बॉडी, तो इसे पोस्टीरियर लर्च कहा जाता है। ओके, तो ये ऐसा होता है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो वीक है, वो वीक होने की वजह से ये ट्रंक को आगे की ओर मतलब नहीं ले जा रहा है, पीछे की ओर ट्रंक जा रहा है। This results in exterior lurch at heel strike on the weakened side which interrupts the forward motion of the trunk। ठीक है, फॉरवर्ड जो मोशन होनी चाहिए ट्रंक की वो नहीं हो रही है, वो इंटरप्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो इसी को ग्लूटियस मैक्सिमस गैट कहते हैं। अब देखते हैं थियरी में। While walking forward and backward movement of the trunk occurs is called a rocking horse gait। रॉकिंग हॉर्स गेट भी इसको कहते हैं। देखो, रॉकिंग हॉर्स गेट, क्योंकि इसमें कैसा होता है, ट्रंक आगे की ओर आया, अभी पीछे की ओर गया था, फिर जैसे ही वो पैर आगे रखेगा तो उसका ट्रंक आगे जाएगा, फिर वापस पीछे जाएगा, आगे जाएगा। इस तरह से जो घोड़ा दौड़ते हैं ओके आगे पीछे, वैसे रॉकिंग हॉर्स गेट की तरह ये पूरी पैटर्न देखने को मिलेगी। देखो सिम्टम्स में देख लेते हैं। द ट्रंक लीन्स बैकवर्ड व्हेन द हील स्ट्राइक्स द ग्राउंड ऑन द वीकन साइड। द हिप इज़ हाइपर एक्सटेंडेड। ठीक है, हिप का क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा, और जो ट्रंक है वो पोस्टीरियरली बैकवर्ड वो बेंड होगी। दिस प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग कैन वीकन, कॉज क्या है इसका वो देख लेते हैं। कॉज होगा, क्या रीज़न होगा, प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग कैन वीकन द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये मसल वीक होगा, उसकी वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो, दिस फिजियोथेरापी कैन हेल्प इम्प्रूव वॉकिंग पैटर्न्स बाय स्ट्रेंथनिंग मसल। जो ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, हिप एक्सटेंशन मसल, उसको आप स्ट्रेंथनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये गेट भी क्या होगा, नॉर्मल में अपने आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ है क्वाड्रिसेप्स हैंड टू नी गेट। क्वाड्रिसेप्स गेट इसमें क्या होगा, हैंड टू नी गेट इसको कहा गया है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट अपना हैंड नी पर रखेगा। ओके, तो इसे हैंड टू नी गेट भी कहते हैं। इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल गेट इसलिए कहा गया है क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल वीक होता है। देखो इसमें फिगर में मैं आपको बता देती हूँ एक बार, इस तरह से देखने को मिलता है। हैंड टू नी गेट इस तरह से होगा, पेशेंट जब वॉक करेगा और अपने पैर को आगे रखेगा तो इसका क्वाड्रिसेप्स मसल वीक है। क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करते हैं, नी का एक्सटेंशन करते हैं, नी को स्ट्रेट करेगा, पर ये मसल वीक होने की वजह से नी स्ट्रेट नहीं होगा और नी क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बक्कल हो जाता है नी। इस तरह से नी ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट, ओके, पर नी कैसा हो जाएगा, ऐसे बक्कल हो जाएगा, इस तरह से बक्कल हो जाता है। तो उसको ये बक्कल ना हो इसलिए पेशेंट अपना हाथ रखता है और इसको पीछे की ओर पुश करता है नी को, तो उससे क्या होगा, ये स्ट्रेट रहेगा, नी का बक्कल नहीं होगा और ये नी इस तरह से स्ट्रेट रहेगा, इसलिए इसे हैंड टू नी गेट कहा जाता है। अब देखते हैं थियरी में। Hand to knee gait is walking pattern where a person uses their hand to help stabilize or lift their leg। वो क्या करेगा, नी को स्टेबिलाइज करेगा। ओके, ड्यूरिंग द मेज्ड स्टांस टू ट्रांसमिट द वेट ऑन द स्टांस लोअर लेग एक्सट्रीमिटी द नी शुड बी लॉक्ड। वो क्या करेगा, स्टांस फेज जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पैर अपना आगे इस तरह से रखता है तो अपने हैंड से उसको नी को लॉक करता है। दिस लॉकिंग इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द क्वाड्रिसेप्स इज़ पैरालाइज्ड। वो पॉसिबल ही नहीं होगा, लॉक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका क्वाड्रिसेप्स मसल वीक है। अगर क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होता है तो नी को लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसका मसल वीक है इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको लॉक करना पड़ेगा हैंड से। So that the patient himself is locking the knee by placing his hands above the knee joint. Okay.
क्वाड्रिसेप्स वीकनेस। रीजन क्या है इसका? क्वाड्रिसेप्स वीकनेस। वीकनेस इन द क्वाड्रिसेप्स मसल कैन लीड टू अ कंपेंसेटरी गेट पैटर्न। दिस कैन बी ड्यू टू इंजरी, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन और डिसयूज। ये सब इसके रीजन हो सकते हैं। इंजरी हो गया है क्वाड्रिसेप्स मसल में, या फिर जो क्वाड्रिसेप्स मसल को नर्व सप्लाई करती है उसमें इंजरी हुआ है तो भी मसल को सप्लाई नहीं मिलेगा, वो पैरालाइज हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक स्ट्रोक है या नर्व डैमेज है, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, नर्व डैमेज हो गया, कैन अफेक्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल द क्वाड्रिसेप्स मसल इम्बैलेंस है। तो ये सब रीज़न है, ओके। क्वाड्रिसेप्स मसल वीक होने के रीज़न है जिसकी वजह से क्या होगा, ये गैट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। दिस इम्बैलेंसेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी कैन लीड टू क्वाड्रिसेप्स अवॉइडेंस गेट। इसे क्वाड्रिसेप्स अवॉइडेंस गेट भी कहते हैं। सर्जरी का प्रोसीजर में अगर क्वाड्रिसेप्स मसल कट हो जाता है, नी सर्जरी और प्रोसीजर दैट अफेक्ट द क्वाड्रिसेप्स टेंडन और द जॉइंट मैकेनिज्म कैन लीड टू क्वाड्रिसेप्स अवॉइडेंस गेट। ये सब इसका रीजन बताया गया है कि नी सर्जरी हुई, उसमें कोई नर्व कट हो जाती है तो ये, या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन अफेक्ट होता है, वो कट हो जाता है तो इस तरह का गेट देखने को मिलता है। अब देखेंगे हाई स्टेपिंग गेट, जिसे फुट ड्रॉप गेट भी कहते हैं। हाई स्टेपेज गेट को फुट ड्रॉप गेट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पेरोनियल नर्व जो होती है ना, पेरोनियल नर्व वो पैरालाइज हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, पेरोनियल नर्व जो टिबियालिस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है, टिबियालिस एंटीरियर मसल, टिबियालिस एंटीरियर मसल, ठीक है, इसको कौन सी, पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, पेरोनियल नर्व। तो इसमें क्या होगा, अगर ये नर्व डैमेज हो रही है तो टिबियालिस एंटीरियर मसल होगा वो पैरालाइज होगा तो टिबियालिस एंटीरियर मसल का काम है डॉर्सिफ्लेक्शन करना, तो डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है, इतना मैकेनिज्म क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं। ड्यूरिंग द हील स्ट्राइक द एंकल गोज फॉर डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है, जब आप हील स्ट्राइक करते हो, अगर हील आप वॉकिंग के लिए पहले रखते हो तो आपका क्या होगा, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन होता है। इफ़ द डॉर्सिफ्लेक्सर्स आर पैरालाइज्ड, ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्सर पैरालाइज्ड है तो प्लांटर फ्लेक्शन ओवर एक्ट, तो प्लांटर फ्लेक्सर जो होंगे उसकी एक्टिविटी ओवर एक्ट हो जाएंगे। ड्यूरिंग हील स्ट्राइक ड्यू टू फुट ड्रॉप द टोस गोज एंड कॉन्टैक्ट द ग्राउंड फर्स्ट। हील स्ट्राइक पहले होता है, फिर मिड स्टांस फेज आता है, फिर फुट फ्लैट आता है, फिर टो ऑफ आता है। तो इस तरह का पैटर्न होता है। जब आप वॉक कर देंगे तो पहले हील कांटेक्ट में आएगा। अगर ये मसल पैरालाइज है तो हील कांटेक्ट में ना आकर डायरेक्ट क्या आते हैं, टो आता है कांटेक्ट में। देखो फिगर में मैं बता देती हूँ। इस तरह से पहले पेशेंट क्या रख रहा है, अपना टो रख रहा है, और वो भी इस तरह से पूरा अपना पैर उठा के पहले टो रखेगा क्योंकि इसका डॉर्सिफ्लेक्सर पैरालाइज्ड है। तो इस तरह से अपना पैर रखता है, इसे उठा के पूरा ऊपर की ओर उठा के रखेगा, तो इसलिए इसे हाई स्टेपेज गेट कहते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग हील स्ट्राइक ड्यू टू फुट ड्रॉप द टोज गोस एंड कॉन्टैक्ट द ग्राउंड फर्स्ट, टोज पहले फर्स्ट आएंगे। टू अवॉइड दिस द पेशेंट फ्लेक्सिस हिज हिप, रेजेस द फुट एंड स्लैप ऑन द फ्लोर फोर्सली वो अपना फोर्सफुली फुट जो होता है वो ग्राउंड पे इस तरह से जोर से पटक देते हैं, वैसे वो पटक देगा बहुत ही ऊंचा उठा के। तो इस तरह से, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता है कि उसका पहले टो टच ना हो, तो इसलिए इसे हाई स्टेपेज गेट कहते हैं। It is seen in some neurological condition like polyneuritis, muscular dystrophies, पेरोनियल मसल एट्रोफी। ये सब जो कंडीशन है उस सब में इस तरह का गेट देखने को मिलता है। इन सम एक्सेप्शन केस द पेशेंट स्टार्टेड वॉकिंग विद द ड्रैगिंग द टोज ऑन द फ्लोर विदाउट फ्लेक्सिंग हिप एंड रेजिंग फुट, कॉल्ड एज ड्रैगिंग, टो ड्रैगिंग गेट कहते हैं इसको। वो क्या करेगा, अपना फुट इतना ऊपर, देखो
अपना फुट इतना ऊपर ना उठा के वो डायरेक्ट ऐसे घसीटते हुए ही चलेगा, ऐसे घसीट के चलेगा पैर को, तो उसे ड्रैगिंग गेट कहते हैं। उसका क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन तो होने वाला नहीं है, तो अपने टो को ही ऐसे घसीटते हुए आगे की ओर वो चलता है। क्लियर है इतना? अब देखते हैं 7th हेमीप्लेजिक गेट, जिसे सर्कमडक्शन गेट भी कहते हैं, और ये मेनली स्ट्रोक पेशेंट में देखने को मिलता है जिसे हेमीप्लेजिया है। तब इसमें क्या होगा, पेशेंट अपना पूरा एक पैर उठाएगा और इस तरह से वो सर्कमडक्शन करेगा। ये पैर उठाया, इस तरह से पूरा सर्कमडक्शन करके आगे की ओर रखेगा। द पेशेंट होल्ड देयर आर्म टू वन साइड, अगर पैरालिसिस है तो अपना हाथ एक साइड होल्ड करेगा दूसरे हैंड से। द पेशेंट अबडक्ट देयर थाई एंड स्विंग देयर लेग इन अ सेमी सर्कल, इस तरह से गोल घुमा के आगे की ओर पैर रखता है। देखो, द पेशेंट इज अनेबल टू अचीव एडिक्वेट क्लियरेंस फॉर द फुट टू मूव थ्रू द स्विंग फेज ऑन द अफेक्टेड साइड। अपना स्विंग फेज यानी जब हवा में पैर होगा तो वो डायरेक्ट आगे की ओर नहीं रखेगा, अपना पूरा पैर इस तरह से गोल घुमा के आगे की ओर रखता है, तो इसे क्या कहते हैं, सर्कमडक्शन गेट कहते हैं। द पेशेंट रोटेट्स द हिप साइडवेज ड्यूरिंग द स्विंग फेज ड्यू टू द हिप फ्लेक्सर टाइटनेस। इसमें क्या होगा, हिप फ्लेक्सर मसल जो टाइट है इसलिए वो आगे की ओर नहीं रख पाता है डायरेक्ट उठा के। एंड प्लेसेस द फुट इन फ्लैटन मैनर और टो फर्स्ट बिफोर हील स्ट्राइक। इसमें भी ऐसा ही होगा, टो फर्स्ट रखेगा वो, हील स्ट्राइक पहले हील आना चाहिए पर वो हील न रख के टो रखता है, क्योंकि वो पूरा अपना क्या करेगा, रोटेट करेगा पूरे लेग को और फिर वो अपना पैर रखता है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहेंगे, हेमीप्लेजिक गेट कहेंगे या सर्कमडक्शन गेट कहते हैं। अब कॉजेज देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। वीकनेस इन द हिप फ्लेक्सर, ग्लूटियस मीडियस एंड डिस्टल मसल्स, ये सारे मसल वीक होंगे। हेमीप्लेजिया में ऑब्वियसली स्ट्रोक के पेशेंट में ये सब मसल वीक होते हैं, तो इस तरह का गेट पैटर्न देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी विथ हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन और एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, ये सब पैटर्न नहीं हो पाता है, इसलिए वो अपना पूरा हिप को इस तरह रोटेट करके वो रखता है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, अगर एक पैर छोटा है तो भी इस तरह का गेट देखने को मिलता है। क्वाड्रिलेटरल हिप डिसफंक्शन, दोनों साइड के हिप फंक्शन नहीं कर रहे तब। कॉमन कंडीशन एसोसिएटेड विद सर्कमडक्शन गेट, स्ट्रोक एंड हेमीप्लेजिया, ये दो कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर ये सर्कमडक्शन हेमीप्लेजिक गेट देखने को मिलता है। अब इसमें आप क्या थेरापी करा सकते हो, वॉल मिरर। वॉल मिरर जो होता है उसमें ये फीडबैक मिलेगा कि वो देख के उसको अपने आप को इम्प्रूव करेगा अपनी गेट को, ठीक है। इम्प्रूव हिप एंड ट्रंक रेंज ऑफ मोशन। बायो फीडबैक डिवाइसेस में भी आपको इस तरह से इम्प्रूव डिवाइसेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं गेट को इम्प्रूव करने में, ओके। इम्प्रॉपर जो गेट होता है उसको प्रॉपर गेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर है ये? इसके बाद देखते हैं पार्किंसन गेट, जिसे सफलिंग गेट भी कहते हैं। इसमें पार्किंसन गेट में क्या होगा कि पेशेंट जब वॉक करेगा तो अपना पैर को नहीं उठा पाता। पार्किंसन में क्या होता है, ट्रेमर एक तो स्टार्ट होते हैं, उसका पोस्चर किस तरह होता है, देखो इस तरह से पूरा पोस्चर होता है, आगे की ओर बेंडेड पोस्चर होगा, काइफोसिस होगा। तो उसमें वो वॉक कैसे करेगा, छोटे छोटे स्टेप लेके वॉक करता है, शॉर्टर स्टेप होंगे, ठीक है, शॉर्ट स्टेप होंगे और स्लोनेस होगा। इट इंक्लूड स्लोनेस, सफलिंग एंड रिड्यूस्ड आर्म स्विंग। आर्म स्विंग नहीं होता है इसलिए वो शॉर्ट स्टेप लेके, धीरे धीरे स्टेप लेके वो वॉक करते हैं और पैर को उठाते नहीं है, धीरे से ऐसे सफल मतलब ऐसे घसीटते हुए ही वॉक करते हैं, तो उसे सफलिंग गेट कहते हैं। देखो, स्लोनेस, टेकिंग स्मॉलर स्टेप्स एट अ स्लोअर स्पेस। स्लोअर यानी थोड़े से ही स्पेस में वो शॉर्ट स्टेप लेके वॉक करेंगे। सफलिंग यानी ड्रैगिंग और सफलिंग फीट, अपना पूरा पैर इस तरह घसीटते हुए वो चलेंगे। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, आर्म स्विंग रिड्यूस्ड होगा, लेस और एब्सेंट आर्म स्विंग ऑन वन और बोथ साइड, दोनों साइड में मोस्टली एब्सेंट होता है आर्म स्विंग। स्टूप्ड पोस्चर होगा, लीनिंग फॉरवर्ड विद द हेड एंड नेक बेंड टूवर्ड द ग्राउंड।
फ्रीजिंग मतलब अचानक चलते चलते वो वहीं पे रुक जाते हैं। फीलिंग स्टक व्हेन स्टार्टिंग अ स्टेप और टर्निंग, जब टर्निंग फेज आएगा या फिर अचानक ही ऐसे अचानक कह देंगे कि चलो खड़े हो जाओ और चलना शुरू कर दो, तो वो क्या करेंगे, वो रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए उसे फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीज यानी एक जगह पे जम जाना। रिट्रोपल्सन, कभी कभी ये देखने को मिलता है इनवॉलेंट्री स्मॉल बैकवर्ड स्टेप, हम उनको आगे जाने के लिए कहेंगे, वो अचानक ही एक जगह पे खड़े रहेंगे और फॉरवर्ड जाने की वजह से वो बैकवर्ड ही चलने लगते हैं, बैकवर्ड थोड़े स्टेप लेने लगते हैं। फेस्टिनेशन, इनवॉलेंट्री क्विक स्मॉल फॉरवर्ड स्टेप्स, स्मॉल फॉरवर्ड स्टेप्स इनवॉलेंट्री होंगे, उसे फेस्टिनेशन गेट कहते हैं। फेस्टिनेशन गेट यानी पार्किंसन वाला ही गेट होता है। कॉजेस देखते हैं, देखो कॉजेस में चेंजेस इन नर्व सेल्स इन द ब्रेन दैट कंट्रोल मूवमेंट, ब्रेन के जो नर्व सेल्स होंगे उसमें ब्रेन से ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए पार्किंसन गेट इस तरह से देखने को मिलता है। स्टिफनेस एंड रिजिडिटी, इसमें क्या होगा, स्टिफनेस होगा, रिजिडिटी होगा। ट्रीटमेंट क्या देख सकते हो, एक्सरसाइजेस एंड थेरापीज दैट स्टिमुलेट द ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज आप करा सकते हो, जिससे क्या ब्रेन को स्टिमुलेट करना होता है, बार बार उनको कमांड देना पड़ता है, इसलिए वो स्टिमुलेट, बार बार कमांड दोगे तो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा ब्रेन। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इस तरह से न्यूरोलॉजिकल उनका जो फंक्शन होता है, कमांड देने से, एक्सरसाइज कराने से वो सब सिस्टम एक्टिव हो जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू इम्प्रूव बैलेंस एंड वॉकिंग स्पीड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना है, वॉकिंग गेट पैटर्न जो होता है वॉकिंग, वो सिखाना है कि किस तरह से आपको गेट ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे उनका बैलेंस भी इम्प्रूव हो और वॉक जो शॉर्टर और स्लोनेस जो गेट होता है वो इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखते हैं जेनु रिकर्वेटम गेट, इसमें क्या होगा, देखो पहले इसमें फिगर में दिखा देती हूँ, इस तरह से हाइपर एक्सटेंडेड नी होता है, ओके, जब पेशेंट इस तरह से अपना पैर आगे की ओर देखो इसमें रखा है तो क्या हुआ, ज़्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हो गया, इस तरह से हुआ। नॉर्मल कैसा होना चाहिए, इस तरह सीधा रहना चाहिए, पर वो पीछे की ओर इस तरह से हाइपर एक्सटेंडेड हो गया, देखो इसमें इस तरह सीधा ना रह के वो इस तरह से हाइपर एक्सटेंडेड हो गया, तो इसे जेनु रिकर्वेटम गेट कहते हैं। देखो वॉकिंग पैटर्न वेयर द नी हाइपर एक्सटेंडेड, इट कैन बी कॉज्ड बाय मसल वीकनेस, मसल वीकनेस के कारण ये ऐसा होता है। इंजरी हो गई, बोन शेप, अगर कितने का है बेबी का बोन शेप जो होता है वो नॉर्मली ऐसे हाइपर एक्सटेंडली होता है, जब बेबी खड़ा होगा तो उसका नी क्या होगा, पीछे की ओर ज़्यादा हाइपर एक्सटेंडेड होता है, तो एक ये भी हो गया, या इंजरी हुई हो पैर में तो भी ऐसा देखने को मिलता है, या मसल वीक हो गए हैं तो भी ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका नी पेन होगा, इसमें रिड्यूस्ड गेट वेलोसिटी, पुअर प्रोप्रियोसेप्शन, माल फॉर्मेशन ऑफ द टिबियल कॉन्डाइल्स एंड वारस और वाल्गस डिफॉर्मिटी, ये सारे रीजन है, ये सब होगा तो भी इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, कॉजेस में देख लेते हैं क्या है, मसल वीकनेस स्पेशली इन द क्वाड्रिसेप्स, अगर क्वाड्रिसेप्स मसल है वीक है तो भी इस तरह से देखने को मिलता है। इंजरी हुई है, बोन शेप है, इम्पेयर टोनस है, डेफिसिट इन जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन में प्रॉब्लम है, रिस्क डिजनरेशन ऑफ लिगामेंट्स है या एंड कार्टिलेज है, गेट इनस्टेबिलिटी एंड वारस वाल्गस डिफॉर्मिटी है, तो इन सब में इस तरह से जेनु रिकर्वेटम गेट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये बच्चों में ही देखने को मिलता है, या जिसके बोन वीक है उसमें ये पैटर्न देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो, ऑर्थोसिस पहन सकते हो, वेयरिंग एन ऑर्थोसिस यूजिंग अ नी एक्सोस्केलेटन जो होता है, ऑर्थोसिस प्रोस्थेसिस होता है वो आप पहन सकते हो, या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन होता है, उसमें अच्छे से मसल को स्ट्रेंथन किया जाता है एंड वॉकिंग का गेट पैटर्न भी आपको सिखाया जाता है। अब देखते हैं पेनफुल और एंटाल्जिक गेट। पेनफुल एंटाल्जिक गेट में क्या होगा, when the patient has pain over the joint of the lower extremity to avoid to stand on the
वॉल्व साइड। इसमें क्या होता है, एक साइड आपको पैर में बहुत पेन है तो आप कैसे चलोगे, उस पैर पे क्या होगा, आप वेट नहीं दोगे, वेट को क्या करोगे, अवॉइड करोगे। तो उस तरह का ही गेट जो होता है पेनफुल गेट या एंटाल्जिक गेट कहा जाता है इसमें। यानी जिस एक्सट्रीमिटी में आपको पेन है उस पर आप वेट ना दे के तुरंत ही उस पैर पे ज़्यादा वेट नहीं लोगे तो तुरंत उसको आगे रख दोगे। तो इस तरह का गेट जो होता है उसे एंटाल्जिक गेट कहते हैं। सो द टाइम टेकन फॉर द स्टांस फेज ऑन द इन्वॉल्व साइड शॉर्टन। उस जिस साइड पैर में दर्द है वो उसमें बहुत ही कम टाइम स्टांस फेज रहेगा, ग्राउंड के साथ कम फेज में रहेगा। एंड शॉर्टन स्टेप लेंथ। अब शॉर्टन स्टेप लेंथ ऑब्वियसली हो जाएगा, जिस पैर में आपके पेन है वो तो आप बहुत देर तक नहीं रखोगे, तुरंत ही स्टेप लोगे, तो इस तरह से शॉर्टन स्टेप लेंथ हो जाती है। शॉर्टन उसमें जो टाइम होता है पैर रखने का वो भी स्टांस फेज का जो टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। रेसिप्रोकल आर्म स्विंग, शॉर्टन स्ट्राइड लेंथ, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ स्टेप्स ऑल्सो कैन बी नोटिस्ड। तो ये सब देखने को मिलेगा कि टाइम स्टेप जो फटाफट आप लेने लगोगे स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स लोगे ज़्यादा पर शॉर्टन स्टेप हो जाएगा, उसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि आपने ये पैर रखा तुरंत ही दूसरा पैर रख दिया, स्टेप लेंथ रिड्यूस हो जाती है। देखो इस तरह से जिस साइड उसका पैर सपोज ये है तो वो क्या करेगा, पूरा अपना वेट शिफ्ट करेगा ट्रंक पे, पूरा अपना पैर मतलब ट्रंक पे वो शिफ्ट करके फिर इस तरह से अपना दूसरा पैर उठाएगा। इस तरह से पूरा उसका वॉकिंग पैटर्न हो जाता है। देख लो इसमें The patient limps while transmitting weight over the involved side, so it may be called limping gait। इसे limping gait भी कहते हैं। क्लियर है। ट्रांसमिट कहाँ करेगा, अपना ट्रंक वेट ट्रांसमिट करने के लिए अपना ट्रंक को क्या करता है, वो बेंड कर देता है। टो टिप गेट। टो टिप गेट में पेशेंट इस तरह से टो पे वॉक करते हैं। Foot remains in plantar flexion due to contracture of the plantar flexors or maybe due to paralysis of the dorsiflexors। या तो प्लांटर फ्लेक्सर है उसका कॉन्ट्रैक्चर हो गया है या तो पैरालिसिस हो गए है डोर्सिफ्लेक्सर, तो पेशेंट टो टिप पे वॉक करते हैं। उसमें कहाँ पे मेनली टो पे वो वॉक करेंगे तो बॉल ऑफ द मेटाटार्सल्स पे पूरा वेट आता है। दिस टाइप ऑफ गेट कैन बी सीन इन सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक DMD, जो पेशेंट होते हैं डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला और स्पास्टिक डायफ्लेजिया में इस तरह से गेट देखने को मिलता है। अब देखते हैं कैल्केनियम गेट। कैल्केनियम गेट में पेशेंट अपने हील पे वॉक करता है। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ डोर्सिफ्लेक्सर और पैरालिसिस इसमें अपोजिट होगा। हमने ऊपर टो गेट देखा, उससे अपोजिट कैल्केनियम गेट होगा। इसमें हील पे अपना वॉक करेगा पेशेंट। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड पैरालिसिस होंगे क्या इसमें, प्लांटर फ्लेक्सर में कॉज द स्टेबल डोर्सिफ्लेक्सर फ्लेक्स्ड फुट। सो वाइल वॉकिंग देयर इज एब्सेंस ऑफ फुट फ्लैट ही नहीं होगा। मिड स्टांस, टो ऑफ स्टेजेस, ये सब स्टेजेस आएंगे ही नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट द पेशेंट वॉक्स विथ हील पे वॉक करेंगे और द कैल्केनियम पे वॉक करेगा। टाइप ऑफ गेट इज से टू बी कैल्केनियम गेट। ओके, कैल्केनियम बोन पे ही वेट आएगा, उस पर ही वॉक करेगा, इसलिए इसे कैल्केनियम गेट कहते हैं। अब लास्ट है अटैक्सिक गेट। अटैक्सिक गेट अटैक्सिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस नहीं रहेगा। देखो अटैक्सिक गेट इज अ टाइप ऑफ गेट abnormally where the person experience a loss of coordination in their lower limbs leading to an unsteady and clumsy walking pattern। तो इसे ही अटैक्सिक गेट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा, जो पैर अपने प्रॉपर जो वॉक करते हैं स्टांसिंग फेस जो आते हैं वो सब उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। अनस्टेडी एंड वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ वो वॉक करता है। People with ataxic gait often have a wide stance and their feet may be placed unevenly and inaccurately। Uneven जो होगा फीट वो रखेगा, जैसे तैसे रख देगा। जो ड्रंकर जो गेट कैसे होते हैं, दारू पी के जो चलते हैं जैसे तैसे इधर उधर, कोऑर्डिनेशन ना कुछ होता है, वैसे इस टाइप का गेट होता है अटैक्सिक गेट। देखो
स्टैगरिंग और जर्की मूवमेंट्स। द वॉक में अपीयर अनस्टेडी और जर्की विथ डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टी होगा बैलेंस एंड कंट्रोल करने में। डिफ़िकल्टी वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वॉक करने के लिए कह दो वो वॉक नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल विथ अटैक्सिक गेट में हैव डिफ़िकल्टी वॉकिंग हिल टू टो और इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब वॉक नहीं कर पाते। इंक्रीज्ड इनस्टेबिलिटी, दे में फील द नीड टू होल्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स और स्वे बैक एंड फोर्थ फॉर बैलेंस। वो ट्राई करेगा पर उसका इंस्टेबिलिटी रहता है कि वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं। देखो इस तरह से वो वॉक करेंगे। जो ड्रंकर जो दारू पी के वॉक करते हैं वैसे इनका इस तरह से गेट होता है, कोई बैलेंस नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये ज़्यादातर सेरेब्रल डिसफंक्शन हो उसमें देखने को मिलता है एंड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन नहीं रहता है, इसलिए इस तरह से प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाता है, इसलिए इस तरह का वॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये था हमने जितने भी ऊपर के वॉकिंग पैटर्न देखे ये सब, उसमें रीजन भी देखा, उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जितना भी ट्राई हो उतने सारे क्लियर करने के लिए कोशिश की है मैंने, जितने भी वॉकिंग पैटर्न हैं वो सब देखा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम जो नी की डिफॉर्मिटी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जेनु वाल्गम एंड जेनु वारा। ओके, थैंक यू।